आगे अब देखिए कि उपन्यास में होता क्या है, क्योंकि अब तक तो काली ने जो घर की नींव डालनी थी, क्या कैसे बनाना था, वो सब कुछ देख लिया है। और अभी क्या है कि जो लक्षो है, लक्षो यानी जो प्रीतो है, प्रीतो की बेटी लक्षो। लक्षो अपने सिर पर टोकरा उठाए हवेली में दाखिल हुई तो चौधरी जो हरनाम था, उसका भतीजा हरदेव दीवार के साथ घोड़ी की ऊंची खोर पर बैठा था। लक्षो को देख वो लहक लहक कर गाना गाने लगा। तेरी हिक ते आलना पाया नी जंगली कबूतर ने। हरदेव जो कि 20-21 साल का वही बांका जवान सुबह सवेरे बाजीगरों के छोकरों से मालिश कराता है और शाम को उनके साथ पकड़ मारता है। उसने काली रेशमी डोर में सोने की तार बीज बांध कर गले में लटका रखा था। बाएं बाजू पर ताकत का ताबीज बांध रखा था, दाएं हाथ की कलाई पर अपना नाम और रानों पर एक और हनुमान की तस्वीर और दूसरी और एक परी की तस्वीर टैटू करवा रखी थी। उसके कपड़े हमेशा सरसों के तेल से भरे रहते थे और वह यूं चलता था जैसे अपनी ताकत के बोझ तले दबा जा रहा हो। लक्ष्य ने घूमकर उसकी ओर देखा और तेज कदम उठाती हुई तबेली की ओर बढ़ गई। हरदेव ने दूसरा गीत शुरू किया। होली टूरनी बाकी ये मुटियारे पैर मूछ खा जाएगा। हरदेव को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए दीवान खाने के चबूतर पर बैठा मंगू जोर जोर से खांसने लगा। हरदेव उसे देख पहले तो झेप गया, फिर ऊंची आवाज में बोला, मंगू तेरे गले में क्या फंस गया है? नहीं निकलता तो मैं डंडे से निकाल दूं क्या? मंगू चबूतरा छोड़ हरदेव के पास आ गया और खीखी करने लगा। हरदेव समझ गया कि मंगू ने सब कुछ देख लिया है। वह क्रोध भरे स्वर में बोला, गधे की तरह हिनहिना क्यों रहा है? मंगू से क्रोध में देख चुप हो गया। कुछ क्षणों के बाद उसके निकट जाकर वह गोपनीय स्वर में बोला, चौधरी यह प्रीतो की लड़की लक्षो है। हरदेव हैरान हो उसकी ओर देखने लगा। मंगू की बात उसकी समझ में नहीं आई। सीधी तरह बात कर साला, बुझारते डालता है। मतलब यह है कि चौधरी हरदेव जी, यह प्रीतो की लड़की लक्षो है। मंगू ने एक एक सब पर जोर देते हुए कहा। वो तुम तो वो समझ गया, कुछ आगे भी कहो। चौधरी, क्या तुम प्रीतो को नहीं जानते? जानता हूँ, तो इसको भी जानो। यह उसी घोड़ी की बछेरी है जिस पर कभी बाड़ा चौधरी बहुत मेहरबान था। मंगू हंसने लगा। हरदेव ने मंगू की ओर देखा तो वह और भी जोर से हंस दिया। चौधरी अभी लंगोट कीकर की डाल के साथ बांधा है या नहीं? कहीं गूंगे पहलवान की तरह तुम्हारा जिस्म ही ना फट जाए। हरदेव ने अपनी चौड़ी छाती, गोल रानों, मजबूत पाटों को देखकर दोनों बाजुओं को अकाड़ता हुआ बोला, चमारा कसरत की है, घी खाया, दूध पिया है, तेरी तरह बाजरे की सूखी रोटियां नहीं चबाई है, तो क्या हुआ? इसका फायदा तो किसी चमारन को ही होगा। मंगू एक बार खिलखिलाकर हंस दिया। सोचिए, यहाँ पे मंगू के बारे में अगर देखा जाए तो वो उसी जाति से आता है और उसी जाति की एक लड़की को जो है उसकी इज्जत पे कीचड़ उछालने के लिए वो खुद ही उसको प्रेरित कर रहा है। वो फिर खिलखिलाकर हंस देता है, चौधरी मैं हर रमज समझता हूँ, दाई से पेट छिपा नहीं रहता। हरदेव को गुस्सा आ गया और वह उसे उलझने ही वाला था कि मंगू उसके तेवर भांप कर हाथ जोड़ता वो बोला, चौधरी जी माफी देना, मैंने तो जो कुछ कहा तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा। ये कबूतरी जंगली नहीं पालतू है, दाना देखते ही बैठ जाएगी। मंगू की बातें सुन और उसकी मस्कीन चेहरा देख हरदेव को गुस्सा दूर हो गया और वह प्रसन्नचित बोला, वाह मंगू, तू बात पते की करता है। मंगू ने हरदेव के कंधे पर हाथ रख लिया और उसे 2 कदम पर ले जा बहुत धीमी आवाज में कुछ समझाने लगा। हरदेव उसकी बात सुन पहले तो जो पैर थे उसके हट गए, उसका रंग डर से पीला पड़ गया और ओठ कपकपा गए। चौधरी होकर डरते हो? मंगू ने उसे छेड़ते हुए कहा। डर की बात हरदेव पर चाबू की तरह पड़ी। वह रोब से बोला, चमारा तू मुझे जानता नहीं। उसने मंगू के कान में कुछ कहा, फिर दोनों ने इतनी जोर से हाथ मिलाया कि मंगू बाद में कितनी ही देर तक अपना हाथ दबाता और सहलाता रहा। लच्छू गोबर फेंक कर वापस ही आई तो हरदेव ने उसे रौब से आवाज देते हुए कहा, यह ले तबेले की कोठरी की चाबी, वहां गेहूं के सिट्टे बालियां पड़े हैं, उन्हें ले जाओ। कोठरी का दरवाजा खुला रहने देना ताकि उसमें ताजी हवा फिर जाए। लच्छू की समझ में कुछ नहीं आया। वो अभी निर्णय नहीं कर पा रही थी कि उसका हाथ स्वयं ही चाबी की ओर बढ़ गया और वह टोकरा फेंक कोठरी की ओर चली गई। अच्छा चौधरी, मैं चला, शिकारी को हींग खिलानी है, इससे वह खरगोश की बुपौरन सूंघ लेगा। मंगू दीवान खाने के चबूतर की ओर चल दिया। चौधरी हरदेव घोड़ी की खोर के पास खड़ा कभी मंगू की ओर देखता, कभी फाटक की ओर, कभी लच्छू की ओर। लच्छू ने तबेले की कोठड़ी का ताला खोल दिया तो आगे बढ़ा, लेकिन 2 कदम चलकर रुक गया और मंगू की ओर देखने लगा। मंगू ने हाथ से उसे जल्दी जाने का संकेत दिया तो वह तेज तेज कदम उठाता हुआ कोठरी की ओर बढ़ गया। लच्छू दरवाजा खोल अंदर चली गई। कोठरी भूसे से भरी हुई थी, जिसमें एक और कपास की छाड़ियां पड़ी थी और उनके नीचे गेहूं के सिट्टे। लच्छू ने सिट्टों तक पहुंचने के लिए दरवाजे का एक पट बंद कर दिया। उसने सिट्टे उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसके सीने पर 2 हाथ रेंगने लगे।
उसके मुँह से हल्की-सी चीख निकली और वह अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ-पाँव मारने लगी कि छोड़ दो मुझे। लेकिन हरदेव की गिरफ्त मजबूत थी और लच्छू केवल हाथ-पैर मारकर ही रह गई। उसका अंग-अंग ढीले पड़ने लगा। वह भर्राई हुई आवाज़ में बोली, छोड़ दो मुझे वरना मैं चौधरी जी से कह दूँगी। क्या कहोगी? बात तो यूँ करती हो जैसे दादी सत्यवती हो। कपास की छड़ियाँ कुछ देर तक उनके बोझ तले कड़कड़ाती रही। फिर थोड़ी देर के बाद हरदेव कोठरी से निकलकर हवेली से बाहर चला गया। लच्छू वहाँ भूसे पर बैठी रही, लेकिन जब उसने बाहर आहट सुनी तो वह जल्दी से उठी और अपनी झोली सिट्टों से भरने लगी। झोली भर उसने दरवाजे के दोनों पट खोल दिए। वह अपना टोकरा उठा बगल वाले दरवाजे से चौधरी के रिहायशी मकान में चली गई। उसने टोकरा एक ओर रख दिया और मन को मारती हुई बोली, चौधरी जी, वो कहती, चौधरानी जी रोटी दे दो। आंगन में जो थी वो धौरानी बर्तन साफ कर रही थी। उसने लच्छू की ओर देखा और फिर चौधरानी के बुलाने पर अंदर चली गई। थोड़ी समय के बाद वह रात की बची हुई बासी रोटियां लेकर बाहर आ गई। लच्छू ने झोली की बजाय अपने हाथ आगे फैलाए तो वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हुई बोली, तेरी झोली में क्या है? कुछ भी हो, तुझे क्या, तू रोटी मुझे दे दे। लच्छू ने हंसने का प्रयास करते हुए कहा, ये सिट्टे कहाँ से लाई हो? चौधरी हरदेव ने दिए हैं। लच्छू ने अपने ताजा जख्म पर फिर से नाखून लगा दिया। देवरी ने लच्छू की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और अंदर चली गई। लच्छू घर जाने की तैयारी कर रही थी कि चौधरानी बाहर आई और सख्त लहजे में बोला, नौ, ये तूने क्या किया? ये सिट्टे तो बीज के लिए रखे थे, तू इन्हें क्यों उठा लाई? चौधरानी जी, मैंने अपने आप नहीं लिए, मुझे चौधरी हरदेव ने दिए हैं। कहता था इन्हें ढोरा लग गया है। कहते कहते लच्छू को पसीना आ गया। कहर की धूप पड़ रही है, इन्हें ढोरा कैसे लग गया? उस मोए मंगू को कई बार कहा है कि तबेले की कोठरी का दरवाजा खोलकर हवा लगने दिया कर। चौधरी को पता चल गया तो मेरी सामत आ जाएगी। तू इन्हें जो उठाने गई, मुझसे दाने मांग लेती। फेंक इन्हें। चौधरानी ने लच्छू की ओर पाँव की ठोकर से टोकरी बढ़ाते हुए कहा। लच्छू ने सिट्टे टोकरी में डाल दिए और खाली झोली लिए बाहर आ गई। प्रीतु बार बार गली में झांकती और लच्छू को कहीं ना पाकर अंदर जमीन पर बैठे हाय हाय करना शुरू कर देती। निक्कू खाट पर पड़ा पेट को दबाने लगता और जो मुंह में आता ढक देता। बच्चे प्रीतु के इर्द गिर्द रोते हुए आते और मार खाकर इधर उधर बिखर जाते। निक्कू गिरता गिरता अपनी खाट से उठा और प्रीतु के पास बैठता हुआ बोला, भूख के मारे पेट में दर्द होने लगा है, अगर मुझे रोटी नहीं मिली तो मेरी जान निकल जाएगी। निक्कू को देख बच्चे भी प्रीतु के पास आ गए। प्रीतु अपने माथे को दाएं हाथ से ठोकती हुई बोली, आज तो लच्छू ने बहुत ही देर कर दी। फिर वो रोटी मांगते हुए बच्चों को पुचकारने लगी, लेकिन जब उनकी जिद बढ़ती ही गई तो वह उन्हें गालियां देती हुई बोली, मोए सब्र करो, मेरा मांस मत नोचो। प्रीतु की गालियां और झिड़कियों का बच्चों पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे पहले से भी ज्यादा चीखने लगे थे। प्रीतु जानती थी कि वे भी सच्चे हैं। सुबह से उन्होंने लस्सी की केवल आधी आधी कटोरी पी थी। प्रीतु अलसाई सी उठी और कोठरी में जा खाली बर्तन देखने लगी। बच्चे भी उसके पीछे कोठरी में आ गए। जब वह बर्तन उठा उसके अंदर झांकती तो बच्चे भी बर्तन पर झुक जाते, परंतु उसे अपने पेट की तरह खाली पा मायूस हो जाते। प्रीतु को जब सब बर्तन खाली नजर आए तो उसे क्रोध आ गया। उसने घोड़े मुंह वाले पीतल के देगचे में झांककर देखा, उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ये देख उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह तीखी आवाज में बोली, मेरी माँ ने देगचा तो यह सोच कर दिया होगा कि प्रीतु के ससुराल में पकवान पकते होंगे, लेकिन यहाँ जब से आई हूँ भंग ही बुनती देखी हूँ। उसने देगचा उल्टा कर जमीन पर पटक दिया और गुस्से में बोली, बेच दो इसे, हमें इसमें कौन सी खीर पकानी है। उसका सबसे बड़ा बेटा जो अमरू था, अमरू तुरंत बोला, ला, मैं बेच आता हूँ। बाबू ठठियार पुराने बर्तन लेता है। प्रीतु ने क्रोध में देगचा अमरू की ओर लुढ़का दिया और वह उसे सिर पर रख दोनों हाथों में थामी हुई दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब वह दहलीज पार करने लगा तो प्रीतु के अंदर जैसे कोई चीज झटका खाकर टूटने लगी। उसने सोचा कि यह देगचा तो उसकी माँ की निशानी है, वो इसे भी बेच रही है। सोच प्रीतु के मन प्राण कांप गए और वह आवाजें देती हुई अमरू के पीछे दौड़ गई, लेकिन अमरू उसकी आवाजों और गालियों को अनसुना करता हुआ बहुत आगे निकल गया। रास्ते में अमरू ने सोचा कि एक दिन उसके गुरुद्वारे के महंत की जो है गड़वी चुरा कर बेची थी तो उसके 10 आने मिले थे। यह देगचा तो बहुत बड़ा है, इसके चोखे दाम मिलेंगे। यह सोच उसके कदम और भी तेज हो गए। प्रीतु गिरती पड़ती गली तक उसके पीछे आई और वह देखकर अमरू मोहल्ले से बाहर कुआं की झपड़ी पार कर गया था। वो अपने आप से बोली, मुआ अब देगचा बेचकर ही आएगा, उसका बस चले तो घर की मिट्टी के बर्तन भी बेच दे। अमरू जो था वो हाँफता हुआ बाबू ठठियार की दुकान पर पहुंचा और उसके सामने देगचा रखकर बोला, इसे तोलकर पैसों का हिसाब लगाओ, मैं अभी आया हूँ। अमरू दौड़ता हुआ छज्जू शाह की दुकान पर आ गया और तेज तेज सांस खींचता हुआ बोला, शाह जी 4 आने का गुड़, 1 आने का नमक, 1 आने का गेहूं आटा और 1 डिब्बी सिगरेट देना। पल्ले पैसे भी हैं या खाली सौदा ही मांग रहे हो? छज्जू ने कहा अमरू को। तुम सौदा वादो, में अभी पैसा लाया। अमरू फिर बाबू ठठियार की दुकान पर आ गया। उसने इस दौरान में डंडी मारकर देगचा तोल लिया था।
उसने अमरू के हाथ पर 1.5 रुपए रखा तो तिलमिला उठा, ये क्या, 2 रुपए तो दो, इतना बड़ा देगचा है, मैंने पहले ही दवन्नी ज्यादा दी है, ऐसे पुराने पीतल के तो ये कोई काम के नहीं है, और फिर तू भी तो कहीं से चोरी करके ही लाया होगा। बाबू ठठियार ने देगचे के पेंदे में हथौड़े से 2-4 चोटें लगा उसको हुलिया बिगाड़ दिया और अपने आसन पर बैठे-बैठे उसे पीछे कोठरी में फेंक दिया। अमरू कुछ और कहे बिना पैसे मुट्ठी में दबाए छज्जू सा की दुकान पे आ गया। साजी लाओ मेरा सौदा, कहा उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। छज्जू ने अमरू के हाथ में पैसे देखे तो हैरान रह गया और तराजू संभालता हुआ बोला, कहीं से चोरी करके तो नहीं लाया? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? साजी, तुम्हें पैसों से मतलब ये चोरी को है या शादी के? बात तो ठीक है, मुझे तो केवल पैसों से मतलब है। छज्जू सा को अमरू का लहजा बहुत बुरा लगा, लेकिन उसकी बात मन को भी भा गई। उसने सौदा तौल कर कागज के टुकड़े में बांट दिए। अमरू ने सिगरेट की डिबिया रास्ते में सन्ने नाई के घर के बाहरी दीवार में एक ईंट थी उसको खिसकाकर छिपा दी। लच्छो घर पहुंची तो प्रीतो उतावली हो बोली, कहाँ लगा दी इतनी देर, तेरी राह देखते देखते मेरी तो आंखें पक गई। लच्छो ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। खाली टोकरा फेंक उसने झोली से बासी रोटियां निकाल अपनी माँ के हाथ में दबा दी और एक और जमीन पर जो है जाके वो मतलब कि बैठ गई। बच्चे रोटियां देखते ही उछल पड़े और उन्होंने प्रीतो को घेर लिया। प्रीतो उन्हें पीछे हटाती हुई बोली, गुड़ की ढेली मंगा मंगा लेती, यानी वो गुड़ की ढेली भी मांग लेती उनसे, मकई या बाजरे के दाने मांग लेती, चौधरानी को अपने बाप के बारे में बताती कि वह जख्मी हुआ पड़ा है। लच्छू ने फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं दिया। प्रीतो से चुप देखकर कुर्द स्वर में बोली, मैं कुत्तों की तरह भौंक रही हूँ, तू पटरानियों की तरह कानों में रुई ठोस कर बैठी है, मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देती? छोटे चौधरी ने गंदम के सिट्टे दिए थे, लेकिन चौधरानी ने वापस रखवा लिए। लच्छू ने प्रीतो की ओर देखे बिना ही कहा। प्रीतो उसकी ओर ध्यान से देखती रही, फिर उसका दिल पसीजने लगा। वह एकदम ही इस तरह चुप हो गई जैसे उसे गहरी चोट पहुंची हो। वह बुत की भांति खड़ी रही। बच्चे उसके हाथ से रोटियां झपट आपस में लड़ने लगे। फिर वह जैसे नींद से जाग उठी और बच्चों को गालियां देती हुई उनसे रोटी के टुकड़े छीनने लगी। मोए घर में कोई चीज रहने नहीं देते, आती बाद में है, खा पहले जाते हैं। फिर वह लच्छू को संबोधित करते हुए बोली, तुम्हें भी रोटी का टुकड़ा मिला या नहीं? वो उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही बच्चों को गालियां देने लगी, लेकिन उसे तुरंत ही एहसास हो गया कि गाली गलौज का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रोटियां बच्चों के पेट में पहुंच चुकी थी। कुछ देर तक वह एक ही जगह पर खड़ी सोच में डूबी रही, फिर धीरे धीरे कदम उठाते हुए बाहर आ गई। काली उनकी दीवार के साथ लगने वाली अपनी बुनियाद देख रहा था। प्रीतो उसके पास जाकर बोली, काली पुत्रा, हमारी तरफ जगह बिल्कुल ना छोड़ना, बरसात में पानी गिरने से दोनों दीवारें बूंदी हो जाएंगी। तेरी दीवार तो पक्की होगी इसलिए खड़ी रहेगी, लेकिन हमारी तो बैठ जाएगी। नहीं चाची, मैंने आधा हाथ छोड़ दिया है, जब कभी पक्का मकान बनाओ तो अपनी दीवार इधर बढ़ा लेना। काली ने खाली जगह की ओर संकेत करते हुए कहा। काका, पक्का मकान कौन बनाएगा, यहाँ तो एक डंग की रोटी नहीं मिलती। तेरा चाचा खाट पर पड़ा है, 3 दिन से मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। लच्छू। प्रीतो आगे कुछ कह ना सकी और बात का रूप बदलती हुई बोली, मैं बाहर निकली थी कि किसी के घर से आटे की चुटकी मांग लाऊं, ताकि बच्चों के पेट में कुछ तो जाए। फिर वह कुछ क्षण चुप रहकर बोली, सुना तेरी चाची कहाँ है? यही है, चाचे का अब क्या हाल है? काली ने पूछा। कोई हाल नहीं, खाट पर पड़ा हाय हाय कर रहा है, प्रीतो ने उत्तर दिया। कोई दवा दारू किया या नहीं? दवा दारू? प्रीतो ने काली की ओर अजीब सी नजरों से देखा और खोखली हंसी के साथ बोली, सवेरे से सब भूखे बैठे हैं घर में, नसवार लेने के लिए भी आटा नहीं है, दवा दारू कहाँ से करूंगी? प्रीतो की आंखें भर आई और उसने आंसू पोंछते हुए कहा, घर से निकली थी कि किसी से बाजरे या मकई का आटा मांग लाऊं, चाची से ले लो। कह काली स्वयं चाची की ओर बढ़ गया और उसकी खाट के पास जाकर बोला, चाची, आटा कहाँ पड़ा है? चाची, प्रीतो मांग रही है। इतने में प्रीतो भी चाची के पास आ गई और उसका हाल पूछने लगी। चाची ने निकू का हाल पूछा तो तुनक कर बोली, ठीक है, उस समय तो उछल रहा था, अब दिनों के लिए खाट के साथ बंध गया है। काली आटे का बड़ा किटोरा भर लाया। गेहूं का आटा देख प्रीतो दंग रहेगी। उसने काली के सामने झोली फैला दी और फिर उसे समेटते हुए बोली, मुझे किटोरा ही दे दो, झोली में डाला तो बहुत सा आटा उसके साथ चिपक जाएगा, किटोरा मैं लच्छू के हाथ भेज दूंगी। प्रीतो आटे का किटोरा ले अपने घर जाने के लिए गली में आ गई, लेकिन फिर पलट आई और चाची से बोली, गुड़ हो तो एक पेसी दे दो, तेरे देवर को दूंगी, कहता है कि खड़ा होता है तो चक्कर आता है। मेरे घर में तो नाम के लिए भी गुड़ नहीं है, कहे चाची धीमे स्वर में बोली। काका खांड वाली चाय पीता है, मैं भी जब कभी दिल चाहे उसी से मीठा कर लेती हूँ। प्रीतो हैरान सी सोचने लगी कि काली गेहूं का आटा खाता है और खांड पीता है, इसलिए तो इतना अक्लमंद है। उसे यूं महसूस हुआ जैसे काली बहुत अमीर हो। आटा ले प्रीतो अपने घर चली आई और लच्छू के हाथ में थमाती हुई बोली, ले तो रोटी बना ले। वो सही नीकू के पास जमीन पर बैठती हुई बोली, देख, काली गेहूं का आटा खाता और खांड पीता है, और एक तू है कि सारी उम्र घर में पड़ा खाट तोड़ता रहा। अगर तू भी शहर चला जाता तो हम सब सुख चैन से रहते। फिर वह दीवार के सहारे अधलेटी अपने आप से बुदबुदाने लगी। अच्छे कर्म किए हैं इन लोगों ने जो सुख भोग रहे हैं। घर में गेहूं का आटा देख सब बच्चे लच्छू के इर्द गिर्द जमा हो गए।
मैं 4 रोटियाँ खाऊँगा, मैं 6 खाऊँगा, ऐसे ही सब बच्चे आपस में करने लगे। बच्चे आपस में बहस करते-करते हाथापाई तक। इतनी देर में अमरू भी देगचा बेचकर आ ही गया। प्रीतो ने उसकी जो झोली को ऊपर तक भरे हुए देखा तो चीख कर बोली, "मोया बेच आया देगचा। जब तक पड़ा था तेरी आँखों में खटकता रहा, अब सब्र हो जाएगा।" अमरू ने प्रीतो की बात को अनसुना करते हुए, "गेहूँ का आटा लाया हूँ, गुड़ और नमक भी।" प्रीतो ने गुड़ का नाम सुना तो देगची का भूल गई और चीखती हुई आवाज़ में पूछा, "कहाँ है गुड़? ला मुझे दे।" अमरू ने 2 ढेलियाँ रखकर बाकी गुड़ उसके सुपुर्द कर दिया। प्रीतो ने गुड़ की एक ढेली लच्छू को और फेंकते हुए कहा, "ले पुत्र तू खा ले, तुझे तो गुड़ बहुत प्यारा है।" बच्चे गुड़ पर टूट पड़े। प्रीतो के चीखने, चिल्लाने और मारपीट करने के बावजूद छीना-झपटी करके इधर-उधर भागे। प्रीतो को देगचा फिर याद आया तो अमरू को गालियाँ देती हुई बोली, "मोया घर उजाड़ है। बेटा बाप से भी 2 कदम आगे निकल गया। आज देगचा बेच आया, कल माँ बहन को बेच आएगा।" यह सुन लच्छू चौंक गई और आटा गूँथती हुई सोचने लगी कि माँ घर से आटा उधार माँगने गई थी तो आटा ले आई। अमरू देगचा बेचकर आटा और गुड़ दोनों ले आया, लेकिन वह अपना सब कुछ लौटा कर भी खाली हाथ वापस आ गई। लच्छू की आँखों से टप-टप आँसू गिरकर आटे में जो है गिरने लगे। काली और मिस्त्री संता सिंह ने मिलकर अगली दीवार 2 ही दिन में काफ़ी ऊँचा उठा दी थी। संता सिंह दीवार के बराबर खड़ा हो उसे अपने कद से मापता हुआ बोला, "यह दीवार तो अमरबेल की तरह ऊपर उठी है। असल में राज के साथ घारा ईंटा देने वाला आदमी चुस्त हो तो काम बहुत जल्दी होता। अगर दिहाड़ी पर मजदूर लगाया जाए तो वह दिन में 10 बार हुक्का पिएगा, 20 बार उसे प्यास लगेगी, 50 बार उसे पेशाब लगेगा। मिस्त्री जी तुम्हारा हाथ बहुत साफ है। कई मिस्त्री ईंटों को तोड़ने में ही आधी घड़ी लगा देते, तुम एक ही चोट में ईंट को इस तरीके से 2 टुकड़े कर देते हो जैसे आरी से चीरी करे हो।" काली ने मुस्कुराते हुए कहा। संता सिंह भी बहुत ही प्रसन्न हुआ उसकी बात से। कहा, "तूने जोड़े का गुरुद्वारा देखा होगा। ये गुरुद्वारा 8 मिस्त्रियों ने बनाया था, लेकिन मैंने अपना हिस्सा 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया था। जो दीवारें मैंने बनाई थी वे दूर से ही अलग पड़ती थी। निशान साहब का चबूतरा भी मैंने ही बनाया था, उस पर भी पलस्तर मैंने ही किया था। अब तक मलाई की तरह नर्म है।" संता सिंह ने दीवार को ध्यान से देखते हुए उसके साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते हुए हो गया। दीवार का निरीक्षण करने के बाद संता सिंह काली के बहुत निकट आकर गोपनीय स्वर में बोला, "एक बात पूछूं, बताओगे?" काली ने हाँ में सिर हिलाया तो बोला, "ये जो लड़की तेरे घर आती है, मंगू की बहन है ना?" तो उसने कहा, "हाँ।" "तेरे साथ इसका कुछ ख़ास ही संबंध मालूम होता है।" संता सिंह ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि काली के तेवर बदल गए। ये देख उसने बात पलटते हुए कहा, "मेरा मतलब है कि यूँ तो गाँव की हर लड़की बहन के माफ़िक होती है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ज्ञानो सारा दिन तेरे घर में क्यों घुसी रहती है? वैसे कोई हर्ज भी नहीं है, मन मिले की बात है। जाट लोग तो सिर्फ़ अपनी सगी बहन को ही सौगंध खाते हैं।" संता सिंह काली की ओर देखने लगा और उसे खामोश पाकर फिर बोला, "अपने मन की बात तो तू ही जानता होगा, लेकिन वह लड़की बस तेरी आँख के इशारे के इंतज़ार में है और उसे पाते ही पके हुए बेर की तरह तेरी गोद में आ गिरेगी।" संता सिंह खीखी करता हुआ हँसने लगा और अपने अंग-अंग को अकड़ता हुआ बोला, "क्या मंगू का पक्का मकान बनाने का इरादा नहीं है?" काली ने संता सिंह की ओर ध्यान से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, "मिस्त्री तू ब्याह क्यों नहीं कर लेता?" संता सिंह पहले तो खिलखिला हंसने लगा और फिर एकदम बहुत गंभीर हो गया। काली ने अपनी बात फिर से दोहराई तो वह एक एक शब्द को चबाता हुआ बोला, "अब ब्याह क्या होगा? समय ही निकल गया।" उसने निराश और लंबी सांस छोड़ी और अपना सामान संभालने लगा। काली मिस्त्री के निकट जाकर बोला, "मेरी बात का जवाब तो टाल क्यों रहे हो?" संता सिंह ने तेसी को हाथ में थामे हुए कहा, "मेरे बाप ने मुझे तेसी थामन और ईंट रखना बचपन में ही सिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन पेशतर इसकी कि वह मुझे घर बनाना सिखा सके, वह इस दुनिया से चल बसे। जब मुझे घर बनाने का ढंग आया तो समय गुजर चुका था और मेरे माँ बाप दोनों में से कोई भी जिंदा ही नहीं थे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है किसी के भी माँ बाप हमेशा जिंदा रहे या नहीं?" काली ने कहा, "तो अभी ये बात कह सकता है क्योंकि तेरी चाची तेरे सिर पर बैठी है। मेरी एक मौसी थी, उसे मेरे ब्याह का फ़िक्र था और वह एक दो जगह बातचीत भी की थी, लेकिन उसे भी मौत ने आ घेरा।" संता सिंह कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, फिर बोला, "कालिदास, लोग लड़क को लड़की नहीं देते नहीं, जो मतलब इस तरीके से उनको लड़की नहीं देते बल्कि उसके माँ-बाप को देते हैं, खानदान देखते हैं। जब खानदान ही ना हो तो देखने कौन आएगा?" संता सिंह की उदासी गहरी होती जा रही थी और वह उसे छिपाने के लिए मतलब बनावटी हँसी भी हँस रहा था। चलो आधी से ज़्यादा उम्र गुज़र गई तो ये भी गुज़र जाएगा। काली भी कुछ उदास हो गए उसे देख। संता सिंह ने कहा, "आदमी के पास 4 खेत हो तो अर्थी में लेटकर भी शादी करा देते हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी के सिर पर किसी का साया हो तभी शादी होता है। मैं तो अभी इस झंझट में नहीं पड़ा हूँ," काली ने कहा। फिर मिस्त्री को ध्यान से वो देखा और बोला, "तुम्हारी उम्र अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि शादी नहीं कर सको। तुम्हारा भाई अभी भी जतन करे तो कहीं न कहीं रिश्ता मिल सकता है।" संता सिंह क्रोध में आ गया और घृणा से बोला, "नाहर सिंह के बारे में कह रहे हो? वह मेरी शादी करा चुका। भाभी ने तो उसे इस तरह
बस में कर लिया है कि वह बाकी सब रिश्ते ही भूल गया है। अब तो उसने गाँव से भी नाता तोड़ दिया है। मैंने पिछले साल उसे चिट्ठी लिखी थी, मकान छत खराब हो गया है, अगर कुछ मदद करो तो सेतिर और कड़ियाँ बदल दो। उसने मेरी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। मैं उनके पास शहर गया और बात शुरू की तो वह फिर भी चुप रहा, लेकिन भाभी ने कोरा जवाब देते हुए कहा कि जिसे गाँव के मकान में रहना हो वही इसकी मरम्मत करे। संता सिंह और भी ज़्यादा गंभीर हो गया और उसकी बड़ी-बड़ी आँखें फैल गई। वह तल्खी से बोला, भाभी चाहती तो अपनी छोटी बहन का रिश्ता मेरे लिए ला सकती थी, लेकिन उसे डर था कि मेरी शादी हो गई तो मैं अलग हो जाऊँगी, या अगर साथ भी रहा तो उसके बच्चों को पलटन को पालने-पोषने के लिए अपनी कमाई खर्च नहीं करूँगा। इसलिए वो हमेशा से टाल-मटोल करती रही, लेकिन जब से वो शहर चली गई है, उसने मेरे ब्याह का ज़िक्र तक करना छोड़ दिया। जब मैं मकान की मरम्मत के बारे में बात करता हूँ, तो मुझे कहने लगती है कि उसके उसके बड़े लड़के और छोटी लड़की को गोद ले लो, इससे तुम्हारा कुल भी चलता रहेगा। मैंने उसे जवाब दिया कि पराये तेल से कुल का दीपक नहीं जलता। तो यहाँ पे ये कहता है कि पराये जो तेल है उनसे कुल का दीपक नहीं जलता। काली ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मिस्त्री जी तुम्हारे पास तो पैसे की कमी नहीं है, कहीं से औरत खरीद क्यों नहीं लेते? इस काम से भी तो बहुत ठगी है। मुझे तो 50 रुपए गँवाने के बाद ही अकल आ गई है, लेकिन कई लोगों ने इस काम में बहुत नुकसान उठाया है। जोड़े के सरदार पूर्ण सिंह का तो घर-बार ही लूट गया। वह एक औरत खरीद लाया। वह 7 दिन उसके घर में रही और हर चीज़ की टोह ले ली। फिर एक रात जब पूर्ण सिंह जिला कचहरी गया हुआ तो सारे घर में झाड़ू दे मिट्टी तक उठा ले गई। पूर्ण सिंह के थाने में रपट दर्ज करा रखी है, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। मिस्त्री जी तुम्हारे साथ कैसे ठगी हुई थी? काली ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। छोड़ो इस बात को। संता सिंह ने मतलब कि एक जैसे ना उकताव भर के ऐसे मतलब उसको अलसाई उससे स्वर में कहा। परंतु जब काली ने जिद पकड़ ली तो वो बोला, बाबा के लाला बनारसी दास को तुम जानते हो? मेरा उसके साथ बहुत देर से उठना बैठना, और 3 मंजिलों मकान मैंने ही बनाया था। उसने एक आदमी के साथ 300 रुपए में सौदा किया था। वो औरत थी तो विधवा, लेकिन बच्चा कोई नहीं था। अपनी ही जात बिरादरी की थी। जो आदमी उस औरत के बारे में सौदा तय करने आया था उसने हमारे साथ कुछ इस ढंग से बातचीत की कि बनारसी दास जैसा जो घाघ आदमी भी फरेब खा गया। उस आदमी ने बताया कि औरत का गाँव यहीं से 20 कोस पे है और उसका बाप मर चुका और माँ का नाम जसवंत कौर है। वो हमसे 50 रुपए बयाना ले गया और 3 दिन के बाद औरत को साथ लाने का वादा किया। उसने अपना सब अता-पता बता दिया। 3 दिन के बाद वह एक औरत को अपने साथ लाया और बात पक्की कर गया। शाम को वह कहकर वापस चला गया कि 3 दिन ब्याह की तैयारी के लिए चाहिए। चौथे दिन सवेरे चौड़े की गुरुद्वारा में आनंद कराज का कराया जाना है। मैं गुरुद्वारे की ग्रंथी को कह आया और अखंड पाठ रखवा दिया। चौथे दिन सवेरे ही लाला बनारसी दास और अपने गांव के चौधरी बूटा सिंह को साथ लेकर मैं वहां पहुंचा। हमने शाम तक उनका इंतजार किया, लेकिन वह ना वो आदमी आया और ना ही वह औरत आई। अगले दिन मैं और बनारसी दास वचोले के गाँव गए तो पता चला कि वह पहले यहाँ छोटी-मोटी दुकान करता था। फिर एक दिन वह गाँव के ढेरों की एक जवान लड़की को भाग ले गया। उसे आज तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। तो तुम उसे कहाँ तलाश कर सकोगे कालिदास? औरत वही होती है जो बाजे गाजे बजा और सेहर बाद बारात के साथ आती है। बाकी औरत और घोड़ी उसकी होती है जो उस पर सवार है। संता सिंह अपने औजार संभालता हुआ फिर बोला, अब मैं चलता हूँ, अभी रोटी पकानी है और पाठ करना है। काली भी संता सिंह के साथ बोरी में औजार डालने लगा। जब उसने अपना सब सामान समेट लिया तो काली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बल्ले तेरी अभी उम्र है, कहीं ब्याह कर ले। चाची ने आंखें बंद कर ली तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। सरकारी सांड की तरह तुम्हें चारों तरफ से डंडे ही पड़ेंगे। संता सिंह चाची को संबोधित करता हुआ बोला, चाची मकान बन जाए तो काली की शादी कर देना। चाची ने चारपाई से उठने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्त्री जी मैं तो कह कर हार गई हूँ, तुम इसे समझा दो। निकू की पत्नी प्रीतो अपने भतीजी का रिश्ता ला रही है। संता सिंह काली के कान के निकट अपना मुंह ले जाकर बोला, प्रीतो की भतीजी से कभी ब्याह ना करना। अगर वह अपनी बुआ जैसी निकली तो तुम्हें अपने बच्चों की पहचान करना भी मुश्किल हो जाएगा। संता सिंह बहुत जोर से हंसने लगा। काली पहले मुस्कुराया फिर संजीदा हो गया। संता सिंह की हंसी से बेनियाज चाची ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह एक बार हाँ कहे मैं 7 लड़कियां तलाश कर लूंगी। इसकी उम्र के लड़कों के तो 4-4 बच्चे हैं। इतनी देर में ज्ञानू आ गई और चाची का हाल पूछने के बाद दीवार की ओर देखने गई। संता सिंह ने ठंडी आह भरी, फिर ऊंची आवाज में काली से बोला, तो शादी क्यों नहीं करता? जल्दी शादी करा ले ताकि चाची भी 4 दिन बहू से सेवा करा ले। मिस्त्री जी तू तो ठीक कहता, अब मेरा आखिरी पैर है, इस शरीर का क्या पता कब जवाब दे जाए। चाची जो है किसके ब्याह की बात हो रही है? वो कहती है ज्ञानू। ज्ञानू ने खुश होते हुए पूछा, मिस्त्री जी कहते हैं कि काली का ब्याह करने के लिए कह रहा हूँ। चाची ने उत्तर दिया। अच्छा चाची जल्दी करो, हम ढोलक बजाएंगे और गिद्दा नाचेगी। ज्ञानू ने और भी ज्यादा खुश होते हुए कहा। ज्ञानू की बात सुन चाची मुस्कुरा दी और उसकी झुर्रियां आंखों पर छा गई। काली चुप था। ज्ञानू की ओर संता सिंह ध्यान से देख रहा था और उसकी नजरें उसके कपड़ों को चीर जाना चाहती थी। वह ज्ञानू
ये बात सुन खिलखिला उठा और काली के कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला, "यह लड़की तो ऐसे बात कर रही है जैसे तेरी बाघिनी पल्लू पकड़ेगी।" संता सिंह ने बहुत जोर से ठाका मारा और अपने औजारों की बोरी थी उसको ठीक पीठ पे उसके पीछे लटका गली में आ गया। मिस्त्री संता सिंह के जाने के बाद काली जल्दी-जल्दी काम समेटने लगा। उसने गाड़ी की जो तगारी थी उसको एक ओर रख दिया, बिखरी हुई ईंटें वगैरह को भी सब सही किया और फिर जो है कहा कि मैं सहतीरों को बंदोबस्त कर महाशय तीरथ राम के पास। तो महाशय किसके पास? तीरथ राम के पास जाता हूँ। सुना है उसके पास पुराने शीशम के सहतीर हैं तीरथ राम के पास। तो तीरथ राम की दुकान अब नाम मात्र ही थी। दुकानदार का दलान काली मतलब वहाँ का पूरा परिदृश्य बताएँ कि कैसे वो दुकान था। वहाँ पे बोरियाँ पड़ी थी, ये सारी चीज़ें। और तराजू वगैरह सब पड़े थे। उसके तीनों लड़के शहरों में सरकारी नौकरी करते थे, किसके? तीरथ राम के। दोनों लड़कियों की इसकी शादी हो चुकी थी। गाँव में केवल जो है मियाँ बीवी ही रहते थे। उसने 2 भैंसें पाल रखी थी और वो उनके दूध का घी बना अपने लड़कों को शहर भेजता था। अपनी गुज़र-बसर के लिए वहाँ से छोटा-मोटा काम वगैरह करता रहता था। बाकी नई फसल निकलने पर अनाज खरीद लेता, गुड़ शक्कर की बोरियाँ रख लेते और जो है कुछ चीज़ें बेचता-वोचता। उसकी दुकान पर समाचार पत्र आता था इसलिए सारा दिन खूब रौनक रहता था और वाद-विवाद भी वहाँ पे होता रहता था। जब काली वहाँ से तीरथ की दुकान पे पहुँचा तो वहाँ पे डॉक्टर विशन दास और पादरी अचिंतराम, तो यहाँ पे उसको तीरथ राम के यहाँ पे विशन दास और अचिंतराम मिलते हैं। विशन दास और महाशय में बहस उलझे हुए थे। काली ने तीनों को बंदगी की तो कुछ क्षणों के लिए बहस रुक गई। विशन दास ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोला, काली के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया। पादरी ने उसकी पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया और महाशय ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। डॉक्टर विशन दास काली का हाथ दबाते हुए बोला, कालिदास बस 1 मिनट। रुके कि न महाशय की ओर मुड़ता हुआ बोला, महाशय जी, इंकलाब को ना तुम रोक सकते हो ना ही पादरी जी। इंकलाब तो बफरे हुए तूफान की तरह जो धर्म के कच्चे किनारों को तोड़कर चारों ओर फैल जाएगा। विशन दास और महाशय के बहस का फायदा उठाते हुए पादरी ने काली की ओर झुकते हुए स्नेह भरे स्वर में पूछा, सुनाओ बेटा काली, कैसे हो? पादरी जी ठीक है, काली ने उसकी ओर मतलब देख के उत्तर दिया। पादरी अचिंतराम टिकने कद का आदमी था। वह सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद लट्ठे की सलवार, सफ़ेद कमीज सब पहनता था। चाहे गर्मी हो या सर्दी, ऊपर लंबा सा कोट पहनता था। उसके हाथ में हर समय चांदी की मुट्ठी वाली छड़ी रहती थी। पादरी का चेहरा नन्ही-मुन्नी गुड़िया जैसा था और उस पर हर समय मुस्कान खिली रहती थी। पादरी ने अपने चेहरे पर लंबी चौड़ी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, कालिदास, सुना है मकान बना रहे हो? तुम्हारे पड़ोसी निकू ने झगड़ा कर दिया था, अब तो फैसला हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा। ईसा मसीह को भी यही तालीम है कि पड़ोसी के साथ शांति से रहना चाहिए। आसमानी किताब में लिखी हुई बातें सदा सच होती हैं, पादरी ने नम्र स्वर में कहा। काली तन्मयता से पादरी की बातें सुन रहा था। पादरी फिर बोला, कभी-कभी मैं आप लोगों के मोहल्ले में जाता हूँ, ईसा मसीह का यही हुक्म है। वैसे भी गरीब आदमी परमात्मा से ज़्यादा नज़दीक होता है। अंजील पाक में लिखा है, ऊँट का सुई के सुराग से, अभी ये कह रहे हैं पादरी कि अंजील पाक में लिखा है कि ऊँट का सुई के सुराग से गुज़र हो सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुज़र जो है मुमकिन नहीं है। पादरी ने कुछ क्षण रुक कर कहा, तुम्हारे मोहल्ले का जो नंद सिंह है ना, वो जूते बनाता है, भला आदमी है। एक दिन वह मुझे बाहर खेतों में मिला था और मेरा हाथ पकड़कर बोला, पादरी जी, मैं चमार नहीं रहना चाहता। इसे बचने के लिए मैंने गुरु का अमृत चखा और सिख बन गया। मुझे नया नाम दे दिया गया, रामदसिया। लेकिन फिर भी रहा चमार का चमार। मुझे कोई तरकीब बताओ कि मैं चमार न रहूं। पादरी की आवाज़ सरगोशी बन गई और वह काली के निकट होकर बोला, उसके घर में कभी-कभार जाता हूँ। उसे ईसा मसीह की वाणी बहुत प्यारी लगती है। उसका बड़ा लड़का दिल्ली के बड़े दफ्तर में भर्ती हो गया है। यह सब ईसा मसीह की मेहरबानी से हुआ। वह सबका पवित्र पिता है। वह सबके पाप अपने सिर पर ले लेगा। मैं किसी दिन तुम्हारे मकान देखने आऊँगा। जब कोई आदमी ऊँचा उठने की कोशिश करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। महाशय ने पादरी को काली के सामने अपना प्रचार करते देख तो वह बिशन दास से, जो अभी तक अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, क्रुद्ध स्वर में बोला, डॉक्टर अब चुप हो जा, हमेशा अपनी ना हाका कर। तू कॉम्युनिस्ट यानी कम्युनिस्ट क्या बना है, दिमाग चाट लिया है। फिर उसने पादरी को संबोधित करते हुए कहा, तुम में और विशन दास में एक ही फ़र्क है कि वह डॉक्टर ऊँचा बोलता और तू बहुत धीमा। लेकिन तुम दोनों को जहाँ कहीं भी मिल जाओ उसे पकड़कर बैठ जाते हो, दूसरा आदमी सुने ना सुने अपनी हाँकते रहते हो। महाशय की बात पर पादरी हँस दिए। काली मुस्कुराता हुआ बोला, पादरी जी मुझे बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। बातों की कमाई तो खाता है, मीठी छुरी है, महाशय ने कहा। यानी कहता है कि ये जो खाता है वो बातों की कमाई ही तो खाता है। मेरी बुराई करने वालों को भी ईसा मसीह भला करेंगे, पादरी ने महाशय की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। विशन दास ने जल्दी-जल्दी हुक्के के 2-4 कस लिए और काली का हाथ पकड़ते हुए बोला, उठो अपनी दुकान पर चलते हैं। और इस तरीके से फिर उसने महाशय से कहा, मैं रात को इस समस्या की साइंटिफिक थ्योरी समझाऊँगा। वैसे लेनिन ने ये कहा था। तो यहाँ पे एक देखिए लेनिन का भी ज़िक्र आया है। महाशय ने विशन दास की बात को बीच में ही काट दिया और पादरी की ओर देखता हुआ बोला, कभी अपने ग्रंथ या महापुरुष का भी नाम ले लिया करो।
फिर उसने विशन दास से कहा, तू जब भी मुँह खोलता है तो तेरी काली ज़बान पर मार्क्स और लेनिन का ही नाम आता है, और जब यह पादरी बोलता है तो एक ही आवाज़ निकलती है, वह अंजिल और ईसा मसीह की। तो यहाँ पे देखिए, एक तो मार्क्स और लेनिन, यहाँ अंजिल और ईसा मसीह। विशन दास जो था खिलखिलाकर हँस दिया और काली के साथ जो है दुकान के चबूतरे से जो है उतर गया। और गली में आकर विशन दास ने काली से पूछा, महाशय की दुकान पे कैसे आया था? मकान बना रहा हूँ, सेतीर और कड़िया लेने आया था, विशन दास ने जो है कहा कि यह बताओ, मतलब विशन दास से उसने कहा, तो उसने कहा कि ये बताओ कि आप कामरेड से डॉक्टर कैसे बन गए? विशनदास हंस पड़ा, फिर गंभीर होकर बोला, रोटी का बंदोबस्त भी तो करना है, काली खाली कामरेडी से बच्चों का पेट तो नहीं भर सकते। अब मैं पहले से ज़्यादा काम करता हूँ, पहले मैं लोगों के पास चल कर जाता था, अब लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें रोग का इलाज बताने के साथ साथ गरीबी हटाने का नुस्खा भी देता हूँ। अब गांव में पार्टी की गई समर्थक बन गए, ऊंचे मोहल्ले वाले खेल सिंह का लड़का चन्ना सिंह जो होशियारपुर के कॉलेज में पढ़ता है, अब पक्का कामरेड बन गया है। उसने पढ़ाई छोड़ दी है, बहस में होशियार है, मोहल्ले में किसी को अपने सामने टिकने नहीं देता। काली विशनदास की ओर आश्चर्य से देख रहा था। उसे वो दिन याद आ गए जब विशनदास स्वयं जालंधर के एक कॉलेज में पढ़ता था। छुट्टियों में जब कभी वह गांव आता था तो रोज शाम को उसे चो में ले जाता और रात को कई बातें समझाया करता था, इंकलाब की बातें, मजदूरों के संघर्ष की बातें। ये सब बातें उसकी समझ से बाहर होती थी, लेकिन उस पर इतना प्रभाव अवश्य पड़ा था कि उसने चौधरियों के लड़कों की गालियां सुनने से इनकार कर दिया था और 2-4 बार झगड़ा हो जाने पर हाथापाई भी कर लेता था। वे दुकान पर आ गए, डॉक्टर अपनी गद्दी पर बैठा, काली उसके बराबर ही सामने बैठ गया। डॉक्टर ने दुकान में झाँक कर देखा, फिर काली की ओर मुड़ता हुआ बोला, सुनाओ, कहाँ-कहाँ घूमे फिरे, क्या-क्या काम करते रहे हो? यहाँ से जो जालंधर गया था उसके बाद एक साथी मिल गया, उसके साथ कानपुर चला गया। वहाँ कई वहाँ कई पापड़ बेलने के बाद कपड़े के कारखाने में मजदूरी की। काली ने उत्तर दिया, इसका मतलब यह है कि तुम परोलतारी बनकर आए हो? विशन दास ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर पूछा, सुना है तुम मकान बना रहे हो? तो उसने कहा, हाँ। तो मकान तो नहीं कहना चाहिए, बस एक कोठा खड़ा कर देना चाहता हूँ। तो कोई कह रहा था कि निक्कू ने बुनियाद खोदने पर झगड़ा कर दिया था। तो उसने कहा, हाँ, वो उसे मंगू ने भड़काया था तो उसने कर दिया था इस तरीके से। फिर कहते कि गरीबी दूर हो जाए, हर आदमी अपनी ज़मीर का मालिक आप हो, और गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है और वह है इंकलाब, परोलतारी इंकलाब। जब काली ने विशन दास को कोई उत्तर नहीं दिया और अधिक दिलचस्पी भी नहीं दिखाई, तो डॉक्टर ने सोचा कि शायद इस पर पादरी की मीठी बातों का प्रभाव पड़ गया। उसे दूर करने के लिए वो बोला, पादरी ऊपर से बहुत मीठा है, लेकिन उसकी काट तेज छुरी से भी गहरी है। किसी दिन वह तुम्हारे घर पहुंच जाएगा और कपड़ों का जोड़ा सामने रखकर कहेगा कि ये पवित्र पिता ने अपने गरीब बच्चों के लिए भेजे हैं, इन्हें कबूल करो और उस आसमानी बाप का शुक्रिया अदा करो जो सारी दुनिया के पाप अपने सिर पर ले लेते हैं। वह एक धर्म की अफीम का नशा उतारकर दूसरे धर्म का नशा पिलाता है। मेरे से पादरी भी घबराता और महाशय भी। पंडित संतराम तो मुझे देखते ही यूं थरथरा लगते हैं। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह सोच में डूब गया। डॉक्टर अपनी दाई टांग को जोर जोर से जो है हिलाने लगा और काली की ओर देखते हुए बोला, तुम बहुत देर के बाद गांव आए हो, तुम्हें यहाँ की पॉलिटिक्स का पता नहीं है। विशन दास अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि दुकानदार और घर की पिछली साक्षी दीवारों में अपनी खिड़की खुली और एक महीन आवाज ने कहा, पिताजी, बीवी कहती है रोटी खा लो। अभी आया, डॉक्टर ने गद्दी पर बैठे बैठे ही उत्तर दिया। फिर काली से बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जिस कारखाने में तुम काम करते थे वहां मजदूरों की यूनियन तो होगी? तो उसने कहा, एक नहीं, 3 थी। डॉक्टर आगे कुछ कहे इससे पहले ही अंदरूनी खिड़की से एक बार फिर से आवाज आई, खाने के लिए। तो उसने कहा, अभी आया बेटा, डॉक्टर विशन दास ने कहा। फिर काली की ओर देखता हुआ बोला, पूंजीपति यह कभी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। मुतावजी यूनियन बनाना भी एक इम्परलिस्ट जो है वो चाल है, इम्परलिस्ट चाल है, मजदूरों के इत्तेहाद को तोड़ने की। विशन दास बहुत जोश से बोल रहा था, जो कि उसके 3 साल की बेटी बहुत ही मुश्किल से चबूते पर चढ़ी और तोतली आवाज में बोली, पिताजी, बीबी कहती रोटी खा लो। अभी आया, विशन दास ने बच्ची को पुचकार दिया। फिर काली की ओर झुकता हुआ आवेग भरे स्वर में बोला, ट्रेड यूनियन का बुनियादी वसूल यह है कि विशन दास बात अधूरी छोड़ सोच में पड़ गया, और जब अलमारी के पीछे झिड़की जोर से खुली तो चाक कर उसने देखा कि एक बारीक और क्रोध भरी आवाज आई, कितनी ही बार लड़की को भेज चुकी है कि आकर रोटी खा लो। वो कौन सी कमाई कर रहे हो जो तुम्हें फुर्सत नहीं है? मोए लोगों को भी घर पर कोई काम नहीं है क्या? खिड़की खटाक से बंद हो जाती है। डॉक्टर बिशनदास सब बातें भूल गए और दुकान को जल्दी जल्दी ताला लगा कि चबूतरे से नीचे तो उतरते हुए बोले, कालीदास, शाम को आना, फुर्सत से बात करेंगे। काली जब घर पहुंचा तो मिस्त्री संता सिंह कमर तक उठी दीवार के साथ
बड़ा ज्ञानों की ओर देख रहा था, जो चाची के पास बैठी सूत की उलझी हुई तारों को सुलझा रही थी। मिस्त्री जी काम शुरू करें। काली ने कमीज जो है उतार कर खाट पर फेंकते हुए कहा। कहाँ मर गया था? संता सिंह चौंक गया, फिर ओठों पर जवान फेरता हुआ धीमी आवाज में बोला, माशूक बढ़िया है। काली ने गारे की तगारी रखते हुए कहा, मिस्त्री जी अब इधर उधर ध्यान दो, आधी दिहाड़ी पहले ही निकल गई है। संता सिंह ने काली की ओर घूर कर देखा और कांडी और तेसी उठाता हुआ बोला, तेरी तो आधी दिहाड़ी खराब हुई, अपना तन मन सब कुछ डोल डाला। संता सिंह ओठों को चबाता हुआ तेजी से ईंटों के टुकड़े में व्यस्त हो गया। शाम को परछाइयां गहरी हो चली थी तो काली ने काम बंद कर दिया था। वह कुछ समय तक कमर तक उठी हुई दीवारों को देखता रहा, फिर उसने बिखरे हुए सामान को इकट्ठा किया और कपड़े बदलकर चाची से बोला, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, आकर रोटी खाऊंगा। उन्होंने कहा, पुत्रा सूरज अंदर बाहर हो गया, अभी रोटी खा ले। चाची ने चूल्हे में फूंक मारते हुए कहा, नहीं चाची, थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाओ। काली बाहर निकल गया और सीना तानी लंबे लंबे डग भरता हुआ चल दिया। चमादली के बाहर आया। वो कुएं के पास कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया और सोचने लगा कि किधर जाए। उसके दिमाग में डॉक्टर विष्णु दयास का ख्याल आया, लेकिन उसकी दुकान पर जाने से वह इसलिए रुक गया कि डॉक्टर की बातें आधी रात तक खत्म नहीं होती। वह खेतों की ओर बढ़ गया। चो के निकट पहुंचकर काली को एक साथ बहुत सी आवाजें सुनाई दी। वहां से गांव गांव की जो है गबरू और देखिए यहाँ पे जो है वो कहा गया ना कि मतलब बातें खत्म हो गई थी। तो चो के निकट पहुंचकर काली को एक साथ सारी चीजें मतलब एक बार उसको बहुत सारी आवाजें आई कि गांव के गबरू और लड़के कबड्डी खेल रहे थे। तन मन में खिंचाव हो रहा था। काली कबड्डी को खेल देख रहे लोगों के पास गया और जो है लालू पहलवान के निकट जा बैठा। जीतू खेल छोड़कर काली की ओर आता हुआ मतलब काली को देखा तो वो काली की ओर आता हुआ बोला, बाबूजी इधर जाओ, दो दो हाथ हो जाए। काली उत्तर में केवल मुस्कुरा दिया, लेकिन जब लालू पहलवान ने उसे कबड्डी खेलने खिलाया तो वो मैदान में आ गया। बाबूजी से पहले मैं पकड़ लूंगा, जीतू ने हंसते हुए जो है कहा और कबड्डी शुरू हो गई थी। इस तरीके से वो लोग खेलने लगे। काली और जीतू की पकड़ देख दर्शक खुश हो गए। लालू पहलवान ने भी काली को थापी दी कि बढ़िया खेल रहे हो। लालू पहलवान की बात पर काली मुस्कुरा दी। उसके मन में झिझक अभी बाकी थी और वो प्रतिद्वंदी पक्ष की ओर से जाने को हिचकिचा रहा था, लेकिन बहुत कुछ हुआ। बार बार पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन काली जो है तो काली भी जो है यहाँ पे मतलब कि उन बच्चों के साथ जो है मिलकर वो अपने आप को प्रसन्नचित रखने लगता है। अब कुछ ही समय के बाद काली की झिझक मिट गई जब वो इस तरीके से मतलब कि बालपन के सब दांव पेच अपने आप ही उसे याद आ रहे थे कि वो कैसे एक समय निपुण खिलाड़ी हुआ करता था, सतर्कता से खेलता था। वो 2 बार प्रतिद्वंदी घड़े की ओर भी आया था। जब वह तीसरी बार गया था तो जाटों के दिलदार ने जो कड़वी तेल की तरह फल फूल रहे थे और प्रतिदिन दर्जी की दुकान पर जाकर 10 से अपनी छाती मापा करते थे, तो ये सारी चीज़ें उसको याद आई। फिर लालू पहलवान शाबाशी देते हुए बोला, वाह रे मेरे शेर, अपनी गर्दन को भी नहीं छूने दिया, इतनी साफ गोई से तुम बढ़िया से खेलता है। खेल पूरे जोवन पर था कि हरदेव भी वहीं पे आ गया। हरदेव शिकारी कुत्तों की जंजीर थामे हुए मंगू भी आ गया, तो हरदेव भी आ गया, मंगू भी आ गया और सबको ये एहसास था कि अभी तक खेल का बराबरी कोई उस तरीके से मिला नहीं। तो कहा गया कि चौधरी हमारी तरफ आ जाओ, यहाँ कोई पकड़ लेने वाला भी है या सिर्फ चमार इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरीके से लोगों से जो मुंह से है संबोधन निकलता है। हरदेव ने बेनिया जी से कहा और फिर दिलदार से बोला, दिलदार तो चमारों के छोकरों के साथ कबड्डी खेलकर अपनी ताकत का अंदाजा क्यों लगाता है? किसी दिन पहलवान के अखाड़े में आ। हरदेव ने भरपूर अंगड़ाई ली और लालू पहलवान के पास बैठता हुआ बोला, पहलवान जी, आपने ब्यास भार के पहलवान और तू उनके साथ खेलता है, यानी इस तरीके से इन लोगों के बीच जो ये खेल है, धरा पकड़ी, ये सब चलता रहा। लालू पहलवान ने भी हरदेव को नखरे करते हुए देखी और ऊंची आवाज में कहा, हरदेव तू भी बाबू ठठियार की तरह बहुत नखरे करने लगता है। उसे कहो कि बाजे हारमोनियम पर एक आध गीत सुना दो, वह 50 बहाने बनाएगा। जब हरदेव फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला तो लालू पहलवान काली से बोला, काली तू भी इसकी मन्नत कर दे। खेल तो मन की मौज है, इसमें किसी को बुलाने या मजबूर करने का क्या मतलब? काली ने मुस्कुराते हुए कहा। हरदेव ने काली की ओर आंखें तरे कर फिर कपड़े उतारता हुआ बोला, ये नया नया शहर से आया है, आज इसका भी जोर देख ही लेते। तो हरदेव भी मैदान में वो उतर पड़ता है। अब हरदेव ने कपड़े उतार कर शरीर पर रेत डाली और इन लोगों ने शुरू कर दिया। दर्शक अखाड़े के निकट आ गए। एक दो खिलाड़ी जो है हरदेव के प्रतिद्वंदी के तौर पे आगे, पक्ष में इनके आगे, और इस तरीके से सबने जो है वहां पे हिम्मत बढ़ाना शुरू कर दिया। लालू पहलवान के कहने पर जो हरदेव के पक्ष की ओर काली कबड्डी कहता हुआ गया।
काली अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि हरदेव ने पहले उसे साहदीप इच्छित की तरह उसे दबोचना चाहा, लेकिन काली ने उसे अपने बाजुओं के बल से धकेल दिया। हरदेव दोबारा उसकी ओर झपटा तो जो है काली सह देकर मतलब कि निकल गया। हरदेव काली के पीछे कबड्डी कहता हुआ आ गया और सबने ये महसूस किया कि हरदेव अपनी हार का बदला लेना चाहता है, यानी वो हार रहा था खेल में। काली ने हरदेव को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सांप निकल गया और सबको ललकारता हुआ अपने पक्ष की ओर वापस चला गया। यानी यहाँ इस खेल में जो जीत रहा था वो काली था, हार रहा था जो हरदेव जो था वो हार रहा था। फिर वो हरदेव बोला, तू हमेशा सामने से पकड़ने की क्यों क्यों कोशिश करता है, और इस तरीके से मेढ़े की तरह हमेशा अपनी सीध में ना चला कर। खेल का शोर सुन रहे जाते लोग भी वहां इकट्ठे होकर दर्शक बन के सब देखने लगे। अब चौधरी हरनाम सिंह खेतों से वापस आ रहा था, वो भी शोर सुना तो वो भी पहुंच गया। उसे देखकर कई लोग पीछे हट गए। वह लालू पहलवान के निकट बैठता हुआ बोला, सुनाओ पहलवान जी, खेल गर्म है। हाँ चौधरी, लेकिन अब ये बातें कहाँ, वह जमाना खत्म हो गया जब चांदनी रातों में सारी सारी रात कबड्डी होती थी। खेलने वाले भी बाकी जवान होते थे, उनके मुकाबले तो आजकल के छोकरों में बहुत गबरू नहीं है। चौधरी का भतीजा ललकार सिंह, उससे मोहल्ले वाले फौज सिंह, लोहारों का निक्का और चमारों का माखा। काली का ध्यान लालू पहलवान की ओर चला गया। अपने पिता की प्रशंसा सुन वह प्रसन्न हो गया और उसका उत्साह पहले से कई गुना बढ़ गया। हरदेव ने अपने चाचा को वहां उपस्थित देख तो उसके मन में प्रबल इच्छा पैदा हुई कि वह मैदान में हर खिलाड़ी को पछाड़ दे। चौधरी हरनाम ने खेल बंद देख ऊंची आवाज में कहा, खेल बंद क्यों कर दिया? मैं भी तो तुम्हारा जोर और दांव पेच देख लूं। कुछ क्षणों तक खिलाड़ियों में खुसर पुसर हुई, फिर हरदेव मोर की तरह नाचता हुआ प्रतिद्वंदी पक्ष की ओर बढ़ गया। काली ने उसे सह दी तो वो एक खिलाड़ी की ओर मुड़ गया, लेकिन दूसरे ही क्षण वह इतनी तेजी और फुर्ती से काली के साथ भिड़ा कि देखने वाले भी असहस कर उठे। पलक झपकते ही दोनों जमीन पर थे और हरदेव हाथ फैलाए कबड्डी कबड्डी कहता हुआ अपने हाथ से जो है आगे बढ़ रहा था। अब इस तरीके से कुछ समय तक उसने अपने आप को काली की पकड़ से छुड़ाने के लिए हाथ पाँव मारे, लेकिन काली की पकड़ मजबूत थी। हरदेव ने उसके बाजुओं को गिरफ्त में छटपटाकर दम छोड़ दिया और फिर गर्दन झुकाए अपनी हद में आ गया। लालू पहलवान ने गर्व से चौधरी हरनाम को बताया, चौधरी ये माखे का लड़का है, अपने बाप की तरह दलेर और शेर। अगर दांव पे सीख ले तो अपने इलाके के बड़े से बड़े पहलवान को हरा दे। अपनी हार पर हरदेव को बहुत ज्यादा जुझलाहट हुई है। सोचकर वह क्रोध में आ गया कि वह एक चमार के हाथों हार गया। वो पीछे जाकर अपना सांस ठीक करता रहा और दोनों ओर से खिलाड़ी बारी बारी आते रहे। जब काली की बारी आई तो हरदेव आगे बढ़ गया। काली जानता था कि इस बार भी हरदेव उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। वो फूंक फूंक कर कदम उठाता और इस तरीके से जो है सामने से जो है ये देख जो है उसको काली की पीठ या बगल उसकी ओर जब वो आ रहा था तो उसको बहुत ही सतर्कता से देख रहा था कि अवसर मिले या नहीं। ये देख मंगू जो था हरदेव के साथियों को डांटता हुआ बोला, उसे सह दो, सामने से तो कुत्ता भी शेर के काबू में नहीं आता। मंगू की आवाज़ सुन काली का ध्यान एक क्षण के लिए बढ़ गया। उसे एक क्षण का फ़ायदा उठाते हरदेव ने उसे दबोच लिया। काली अपना पूरा जोर लगाकर उसे घसीटने की कोशिश करने लगा। हरदेव ने जब देखा कि काली उसकी पकड़ से निकल रहा तो उसने काली की छाती पर 2 हथ्थड़ मारी और साथ ही उसके बाहें कूल्हे में भी अपने पाँव की एड़ी जोर से मार दी। काली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसकी पकड़ धीमी हो गई और कुछ क्षणों तक लड़खड़ाता रहा, फिर वो जमीन पर गिर गया। हरदेव एकदम पीछे हट गया, कूल्हे पर और विजय भरी दृश्य देख रहा था। जब काली कूल्हे को पकड़े लोट-पोट होने लगा तो जीतू उसके ऊपर झुकता हुआ बोला, काली को चोट लगी है। लालू पहलवान भागकर काली के पास आ गया, बाकी लोग भी वहां आ गए। लालू पहलवान ने काली की हथेली को जोर जोर से मलना शुरू किया। जीतू उसके तलों पर हथेलियों से मालिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद काली ने आंखें खोल दी और वो यूं लड़खड़ाता हुआ उठा जैसे कई वर्षों से बीमार रहा हो। कहाँ चोट आई? लालू पहलवान ने चिंतित स्वर में पूछा। कूल्हे में, हरदेव को एड़ी में लगी। काली ने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा। लालू पहलवान हरदेव की ओर मलामत भरी निगाहों से देखता हुआ बोला, यहाँ खेलने आए थे या झगड़ा करने? फिर उसने काली को सहारा दे सीधा खड़ा किया और नम्र स्वर में कहा, धीरे धीरे चलने की कोशिश करो, अभी चोट ताजा है, खून जम गया तो जो है चलना दिक्कत कर देगा। चौधरी हरनाम ने हरदेव को डांटते हुए कहा, अगर इसी तरह कबड्डी खेलोगे तो एक दिन अपनी हड्डी पसली भी तुड़वा लोगे। फिर वह काली का हाल पूछ और हौसला देकर चला गया। लालू पहलवान और जीतू काली को कंधों से पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगे। हरदेव ने अपने जो कपड़े थे उठाए और चुपचाप वहां से जो हरदेव था वो खिसक गया। मंगू भी शिकारी कुत्ते की जंजीर थामे उसके पीछे पीछे ही वहां पे चल दिया। तो मतलब इन लोगों में इस तरीके से उठापटक हो रहा था कि जैसे वो लग ही नहीं रहा था कि वो लोग खेल के लिए आए हुए हैं। अब ऐसे तो जो काली था उसको बहुत चोट आ गई थी। रात भर अगर देखे तो वो दर्द में करा रहा था। चाची ने पहले तो उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, फिर गुस्से में थी, क्या सारा दिन कुंभकर्ण की तरह सोया ही रहेगा, क्या हो गया तुम्हें? काली ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और उठने के लिए जब टांगे समेटने लगा तो दर्द से चीख पड़ा। तो जब वो टांगे लड़का कर चारपाई पे बैठा तो चाची की नजरें बचाकर चोट की इस तरह देखने लगा जैसे चोरी का माल हो। चाची रसोई में चली गई तो फिर लेट गया। वो जब पलट कर उसकी ओर आई तो काली उठ गया। चाची उसके नकट आकर बोली, बाहर अंदर हो आ, मिस्त्री भी आने ही वाला है।
अच्छा चाची उठता हूँ। काली ने दाँत भींचे और हिम्मत करके उठने की कोशिश की और लंगड़ाता हुआ 4-6 कदम चला तो उसके माथे की नसें तन गई और कान लाल हो गए। चाची ने उसे लंगड़ाते हुए देखा तो घबरा गई, पूछा लंगड़ा कर क्यों चलते हो, कहीं चोट लगी? नहीं चाची, टाँग सो गई थी। चाची अपने काम में व्यस्त हो गई। जीतू डराती और खुरपा हाथ में थामे घास काटने जा रहा था। काली को अपने आंगन में बैठा देख वो अंदर आ गया। काली को कुछ आश्वस्त पा उसने पूछा, क्या ज़्यादा चोट आई है? फिर उसने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही बोला, हरदेव अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता, पर कल तूने उसके कुंभ में अहंकार को तोड़ दिया। इसका अहंकार टूटा है नहीं, मेरा कूल्हा ज़रूर टूट गया। अब जो है निक्कार को ऊपर उठा, काली ने जीतू को चोट दिखाई। कूल्हे पर शेर के पाट जितना मांस उभर आया था और वह हिस्सा नीला पड़ गया था। जीतू सीधा खड़ा हो गया और चिंतित स्वर में बोला, चोट ज़्यादा ही लगी है। तुम लोग और पुरानी मोटी रुई गर्म करके सेक दो, तिल्ली का तेल गर्म करके मालिश करो। चाची ने उन्हें इस तरह कुसुर-कुसुर करते देखते ऊपर पूछा। जीतू ने मुँह दूसरी ओर कर लिया, तो उसने कहा कुछ नहीं। जीतू ने फिर दूसरी ओर मुँह कर लिया जब वो पूछी। कहा नहीं, चोट तो लगा है लेकिन वो मामूली लगा है। तो चाची जब देखी तो वो घबरा गई। काली ने जीतू की ओर देखा, फिर अपने आप से समझता हुआ बोला, चाची कह जो दिया, मामूली चोट है। चाची समझ गई काली को ऐसी जगह चोट लगी जिसे दिखाने में शर्मा रहा। उसने सन में बोली, मेरे लिए तो तू वही छोटा सा काली है जो 10 साल की उम्र तक मेरे साथ सोता रहा था, जिसके मुंह में मैं अपने हाथों से धोती रही। माँ के लिए बच्चे तो बुढ़े हो जाने पर भी छोटे ही होते हैं। काली को असमंजस में देख चाची ने उसे दुलारा तो आहिस्ता से बोला, अच्छा दिखाता हूँ, तू पहले मुझे लोगड़ गर्म कर दे, 2 रोड़े ईंट के टुकड़े चूल्हे में डाल दे। लेकिन चाची पहले चोट देखना चाहती थी, उसे चोट स्वयं देखे बिना विश्वास ही नहीं होता। उसने काली को एक बार फिर असमंजस में देखा तो तिलमिला उठी। तो उसने कहा, ठीक है दिखाता हूँ। वो खाट पर लेट गया और निक्कर को नीचे कर दिया। चाची ने उभरी हुई नीली पत्थर सी जगह देखी तो घबरा कर बोली, ये चोट कैसे लगी? क्या किसी से झगड़ा हो गया था? काली चुप रहा, परंतु जीते ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, कबड्डी खेलते खेलते चौधरी हरनान सिंह का भतीजा हरदेव ने एड़ी मार दी। चाची कुछ क्षणों के लिए निस्तब्ध रही, फिर बहुत दुखी आवाज में बोली, तू चौधरियों के लड़के के साथ कबड्डी क्यों खेलने गया था? उनका क्या बिगड़ा? उसने तो एड़ी मार दी। गरीब की चाहे जान ही चली जाती, चमार घूर कर भी देख लेते तो चौधरियों का ताव आ जाता है। तुम्हारे साथ कई बार माता पारा है। काली के पास बैठी चाची उसे समझा रही थी। उसे चौधरी पर कुछ गुस्सा भी था, कुछ बेबसी का एहसास भी था। चाची हाथ में कटोरी ले गली में आ गई ताकि किसी से थोड़ा सा तिल्ली का तेल मांग ले। काली ने उसे रोका कि वह साजी की दुकान से मंगवा लेगा, परंतु चाची उसकी बात को अनसुना करती हुई गली में निकल गई। कुछ आदत से मजबूर, कुछ विचार से कि आस-पड़ोस वाले उससे कुछ न कुछ माँग ही लेते हैं। इस विश्वास से गली मोहल्ले दुख-सुख के साझी होंगे। वो गली के हर घर में गई, काली को चोट का ज़िक्र किया और दबी ज़बान में चौधरियों को बुरा-भला भी कहा। हर एक ने इधर-उधर की बातें की, गरीबी का रोना रोया, सहानुभूति जताई, चौधरियों के लड़कों की गाली दी और अपनी संतान की कस्में खाकर चाची को विश्वास दिलाया कि उनके पास नहीं है। चाची को तेल तो कहीं से नहीं मिला, लेकिन सारे मोहल्ले की खबर ज़रूर हो गई कि चौधरी हरदेव ने काली का कूल्हा तोड़ा है। चाची बुदबुदाती हुई खाली कटोरी उठाए लौट आई। काली कुछ तल्ख स्वर में बोला, इतनी देर में तो शहर से तेल आ जाता। काली के शब्दों में चाची को और कटाक्ष का आभास हुआ। उसका धैर्य पहले ही टूटा हुआ था। काली की बात सुनकर वो भड़क उठी। आज पड़ोस का इतना भी आशा नहीं कि कोई किसी के काम ही कर दे। इन्हें ज़रूरत होती इधर मुँह उठाए चली जाती, जैसे यहाँ भंडार खुला है। चाची नमक है, चाची मिर्च है। चाची नकल उतारती हुई फिर बोली, और आप किसी की कटी उंगली पर नमक छिड़कने के लिए भी तैयार नहीं होती। भाड़ में जाए ऐसी गली कबाड़। अब मेरे भी कोई मांगने आए तो मुंह तोड़कर जवाब दूंगी। चाची ने मिट्टी के मटके में रखे एक मैले से कपड़े की कई गांठें खोल दी, पैसे निकाले, उन्हें अच्छी तरह से टटोला और फिर जो है उसको लेके आगे बढ़ी। काली की चोट का समाचार सुनकर बच्चों ने उसके घर के इर्द-गिर्द मंडराना शुरू किया। चाची ने 1-2 को तेल लाने के लिए कहा। वे चुपचाप खिसक गए। उन्हें काली की चोट देखने का शौक था, तेल लाने में दिलचस्पी नहीं थी। चाची ने एक लड़के को पुचकार कर कहा, बहुत अच्छा लड़का है, जा दौड़कर टके के तिल्ली का तेल ला दे, मैं तुम्हें गुड़ दूंगी। परंतु वो लड़का चाची की नजरें बचाता हुआ भाग गया। आजकल के बच्चों से तो रब ही बचाए, हमारे जमाने में मजाल कि कोई बच्चा ऐसे चला जाए। चाची की जुलार बढ़ती देख काली ने उसे आवाज दी, चाची जीतू को पैसे दे, वो तेल ले आएगा। चाची ने कटोरी और 2 पैसे जीतू की ओर बढ़ा दिए। 2 पैसे देख काली बोला, 2 पैसे का कितना तेल आएगा, क्या पता कितने दिन मालिश करनी पड़े। मैं रोज का रोज मंगवा लूंगी, एक बार आधी बोतल मंगवा ली तो जो है मांगने वाली के यहाँ छावनी उतार लाऊंगी। तो चाची के लहजे से अहंकार का आभास जीतू को बुरा लगा। काली ने भी उसे महसूस किया। यानी उसने कहा कि जो है मैं रोज़ का रोज़ मँगवा लूँगी, एक बार आधी बोतल मँगवा ली तो माँगने वालों की यहाँ छावनियाँ उतर जाएँगी और बूँद-बूँद करके 2 दिन में ही बोतल ले जाएँगे। तो चाची के ये जो लहजे, इसमें अहंकार का जब आभास जीतू को बुरा लगा तो काली ने भी महसूस किया। वो मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, कौन किसी के पास हाथ फैलाने आता है, अगर कोई आएगा तो अपना समझ कर ही आएगा। चाची तू जीतू की बोतल और 8 आने पैसे दे दे। चाची ने बहुत जिद की, लेकिन आखिरकार उसे काली की बात माननी ही पड़ी। वो क्रुद्ध स्वर में बोली, लुटा दो, घर को 4 पैसे हैं, सो नज़रों में खटक रहे हैं, खत्म हो जाएंगे तो फिर बैठ के रोना। चाची का क्रोध बहुत बढ़ गया तो उसने बुदबुदाते हुए कई मटके उठाए और गठरी निकाली।
उसकी कई तह खोलकर 1 रुपया निकाला और जीतू के हाथ में रुपया और बोतल थमाती हुई बोली, ले तेल से भरवा ले इसे। चाची को क्रोध में देख जीतू मुस्कुरा दिया और काली की ओर जो है बवाता हुआ बाहर निकल गया। काली के पास बैठते हुए चाची ने ऊँचे स्वर में कहा, इस तरह घरों के गुजारे नहीं चलते, बाकी लोगों को देख, नमक भी डंक के डंक लाते हैं। काली ने चाची की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और झुँझला गई और उठकर गली में आ गई। उसे प्रीतों का लड़का अमरू दिखाई दिया तो उसे पुकार कर बोली, वे तेरी माँ कटोरा ले गई थी आटे का भरकर ना, आटा नहीं है तो कम से कम कटोरा ही दे दे। कटोरे का जिक्र सुन अमरू की आंखें चमक उठी। वह चाची की बात को अनसुना करते हुए भाग गया। चाची ने उसे दो एक गालियां दी और अंदर आकर मतलब कि वो अंदर आ गई। अपनी छत पर खड़ी प्रीतु ने चाची से पूछा, सुना है काली की चोट लग गई है, कहीं गिर गया है? बहुत चोट लगी, सारी रात तड़पता रहा, हाय मैं मर जाऊं। कहाँ लगी है चोट? प्रीतु मुड़ेर पर झुक गई। कूल्हे में लगी है, चौधरी हरदेव के साथ कबड्डी वो खेल रहा था ऐसे ही। चाची ने पतीला मांगने के लिए उसे बात शुरू की थी, लेकिन काली को चोट का जिक्र चिढ़ गया तो बाकी सब भूल गई। रब जी आराम दे, प्रीतु ने सहानुभूति जताया। जीतू गया है तेल लाने। प्रीतु चाची से इधर उधर की दो चार बातें करके नीचे उतर आई और सीधी मंगू की माँ जस्सो के पास चली गई। वो उसके पास जो है उसके साथ सटकर बैठती हुई रहस्यमय स्वर में बोली, नी काली को चोट लगी है, कूल्हे की हड्डी उसके जो है वो टूट गई, अब खाट पर पड़ा तड़प रहा है। चौधरी हरदेव के साथ कबड्डी खेल रहा था, रब जी उसका सुनता है, सबका अहंकार तोड़ता है। पहले मंगू को मारा, फिर लक्षु के भाई का सिर फोड़ा, अब लो चौधरी से टक्कर ली तो पछाड़ खा गया। रब जी ने नजदीक होकर मेरी सुनी और एक ही बार में सबका बदला ले लिया। प्रीतु ने आप और अपार संतोष जो है व्यक्त किया। प्रीतु की आवाज़ सुन ज्ञानो भी बाहर आ गई। उसे देख प्रीतु तुनक कर बोली, तू अपना काम कर, तू बाहर क्यों आई? मुटियार लड़कियों के लिए इतना कान रस अच्छा नहीं होता। काली के सिर्फ चोट लगी है, मन नहीं गया। प्रीतु ने जस्सू की ओर भावपूर्ण दृष्टि से देखा और जब ज्ञानो जरा परे चली गई तो वह धीमे स्वर में बोली, हर आदमी की इज्जत अपने हाथ में होती है। ज्ञानो को मैं जब देखती हूँ काली के घर में घुसी रहती है। अब ये छोटी तो नहीं है, सारा दिन अल्हड़ बच्चिया की तरह गलियों में घूमती रहे। मैं तो अपनी लक्ष्यों को चौधरी की हवेली में भी ना जाने दूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। जस्सू ने प्रीतु की बात को ध्यान नहीं दिया, परंतु ज्ञानो काँप सी गई। उसका जी चाहा कि प्रीतु के बालों में दहकती लकड़ी दे मारे, परंतु वह माँ के सामने कुछ कह नहीं पाया और अंदर चली गई। फिर उसे अचानक काली की चोट का ख्याल आया। वह सोचने लगी कि मोई चौधरियों को भी आग लग गई होगी। रब करे इन सबको प्लेग निकले, सबकी टांगें टूट जाए। चोट ज़्यादा हुई तो काली का मकान भी दिनों पर जा पड़ेगा। ज्ञानो को डर सा महसूस होने उसने दरवाजे की ओर से आंगन में झाँका। जब प्रीतो चली गई तो अपनी माँ के पास आकर बोली, मैं इस रांड को घर में नहीं घुसने दूंगी। अपनी तरह सबको बदमाश समझती है, मुझ पर लांछन लगाने वाली कौन होती है? ज्ञानो रो पड़ी। जिससे पहले तो चुप रही, परंतु जब उसने देखा कि वह हिचकियाँ ले रही तो उसे दिलासा देती हुई बोली, तू क्यों रोती है? उसकी तो आदत है। ज्ञानो जमकर बैठी रही। उसे काली की चोट का ख्याल आया तो वह बाहर जाने के लिए उठी, परंतु छिटक गई। उसे महसूस हुआ कि उसके अंतःकरण में कोई परिवर्तन आ गया है। फिर उसने अपने हौसला बढ़ाने के लिए मन ही मन में कहा कि वह प्रीतों की क्या परवाह करती। वह दरवाजे तक आ गई, परंतु फिर रुक गई और घड़ी गली में झांकने लगी। जीतू तिल्ली का तेल लेकर वापस आया तो चाची ने चूल्हे में से एक गन रोड़ा निकाला और एक मैले से कपड़े में लपेट कर काली के हाथ में थमा दिया ताकि वह चोट को सेक ले। स्वयं वो कटोरी में तेल डाले उसे गर्म करने लगी। तिल्ली के गर्म तेल को मालिश करने के बाद चोट जहाँ पे लगी ये गहरे नीले रंग के बजाय हल्का हो गया था। जीतू चोट को ध्यान से देखते हुए बोला, अंदर से मांस फट गया है। तो हाँ, काली ने उत्कहाट भरे में स्वर में कहा। लालू पहलवान को दिखा दो, एक तो मालिश कर देगा, दूसरी उसी टूटी हड्डी को भी समझ लेगा। काली कुछ क्षणों तक सोचता, फिर रोड़े को परे फेंकता हुआ बोला, बात तो ठीक है। जीतू सोच में पड़े उसे गंभीर देख काली ने पूछा, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा था कि लालू पहलवान आदमी शरीफ है, परंतु है तो वहाँ तक जाना शायद मेरे लिए मुश्किल हो। नहीं, मुश्किल क्या है, लंगड़ाते लंगड़ाते वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। काली ने उठकर निक्कर उतार दी और तहबंद बांध लिया। जीतू ने उसे तैयार देखकर, चाची तेल को बोतल दे दो, लालू पहलवान से मालिश करवा लेता हूँ, चोट जल्दी ठीक हो जाएगा। लालू पहलवान अपने गाँव और आसपास के इलाकों में टूटी हड्डी जोड़ने में निपुण समझा जाता था। कोई गिर जाए, हाथ पाँव टूट जाए तो वो सब मतलब वो चीज़ें कर लेता था। अब जो है ये वो कहता है कि आदमी को अंगहीन होने से बचाना सबसे बड़ा धर्म है। उसे वह भगवान का काम समझकर सबसे पहले पूरी लगन से करता है। छोटा हो या बड़ा जात, चमार हो, इस मामले में उसके लिए सब बराबर है। जूतू के कंधे का सहारा ले काली जो है लंगड़ाता हुआ वहाँ पे पहुँचा। उसे इस हाल में देख चाची के गलेजे पे जैसे पत्थर सा गिरा। जब वो लंगड़ा रहा था, वो मुँह ही मुँह में बुदबुदाई कि हरदेव को जो है मतलब कि उसको बद्दुआ दे रही थी कि ऐसा कुछ उसके साथ हो। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ तक जो है किस तरीके से अब काली का जो है इन लोगों ने मतलब काली को भी तोड़ के रख दिया है और काली अब घर बनना तो दूर से ही, अभी काली और ही कामों में उलझ गया है। अब आगे देखिए कि कथानक में होता क्या है।